मैं सुखबीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग बात करेंगे कुछ छोटे छोटे द्वीप, और द्वीपों के बाद में हम लोग कुछ प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आने वाले कुछ क्वेश्चन जिनसे संबंधित हम लोग आज बात करेंगे। जिसमें आपको पता है कि कुछ द्वीप हैं, जिसका पहली बात हम करें आलिया बेट द्वीप। आलिया बेट द्वीप जो कि खंबात की खाड़ी के निकट है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आलिया बेट द्वीप कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि गुजरात साइड में है। दूसरी बात करें हम एक सालसेट द्वीप, वेरी इंपॉर्टेंट है कि सालसेट द्वीप की मुंबई शहर जो है, मुंबई शहर किस द्वीप पर बसा हुआ है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। अगले हम बात करें, एक है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप जो कि इससे इसलिए क्वेश्चन आ जाता है कि जो रामेश्वरम शहर है तमिलनाडु में, तो रामेश्वरम शहर किस द्वीप पर है, तो इसका आंसर होगा पंबन द्वीप पर। दूसरी बात हम करें कच्चातीबू द्वीप। ये कच्चातीबू द्वीप जो कि श्रीलंका के कब्जे में है और यहाँ पे कुछ चर्चाएं बनी रहती हैं, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कच्चातीबू द्वीप किन दो देशों का विवाद है, तो हम कह सकते हैं कि भारत और श्रीलंका का है। उसके बाद में एक है न्यू मूरे द्वीप। न्यू मूरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, और ये अगर देखा जाए कि भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से ये बांग्लादेश के पास में आता है, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे, जबकि अगर देखा जाए यहाँ पर होके इधर साइड में है, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल के एक तरह से भारत के कब्जे में है, और ये भौगोलिक स्थिति पे देखा जाए तो बांग्लादेश के पास में है। तो यहाँ पर भी चर्चा में ये बना रहता है कि न्यू मूरे द्वीप भारत का ही अंग है या भारत का द्वीप है। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि किन दो देशों का विवाद है, तो विवाद की अगर बात करें तो इसमें न्यू मूरे द्वीप भारत और बांग्लादेश का विवाद है। उसके बाद में हम बात करें, आपको पता है ये अंडमान निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है, ये भी आप जानते हैं, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। उसके बाद में हम बात करते हैं ये प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का मतलब ये है, आपको पता है कि प्रायद्वीप का मतलब होता है कि जो स्थल तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये भारत भी एक प्रायद्वीप है, जिसके अंतर्गत आने वाली कुछ पहाड़ी या कुछ पठार, इनसे संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात करी कि प्रायद्वीपीय पठार। तो इस प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे आपने सुना ये अरावली पहाड़ी जबकि गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है, लेकिन इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी कुछ अरावली पहाड़ी भी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आ जाती है। उसके बाद में कुछ और पहाड़ियाँ जैसे विंध्य क्रम की चट्टानें या विंध्याचल पहाड़ी आपने सुना होगा, विंध्याचल है, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा है, महादेव पहाड़ी है, मैकाल पर्वत है, तो ये सब प्रायद्वीपीय के ही अंग हैं। इनसे हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार है, इसका आकार कैसा है। तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार का जो आकार है वो एक तरह से त्रिभुज आकार है, अर्थात ये त्रिभुज के आकार का बना हुआ जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है, तो प्रायद्वीपीय पठार का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। उसके बाद हम सबसे पहले बात करें अरावली पहाड़ी की। तो अरावली पहाड़ी है वो यहाँ गुजरात में एक जगह है पालनपुर, और ये दिल्ली है। तो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक अरावली पहाड़ी का विस्तार है। और इसमें हम लोग ये समझेंगे कि अरावली पहाड़ी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि अरावली पहाड़ी की जो उत्पत्ति हुई है वो प्री कैम्ब्रियन युग से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कि काफ़ी पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन वर्तमान में क्वेश्चन ये आता है कि अरावली पहाड़ी विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी है और ये अवशिष्ट अवस्था में है, अर्थात काफ़ी कट फिट गई है, काफ़ी छट गई है, इसलिए वहाँ पे पहाड़ी जैसी स्थिति नहीं दिखती है। लेकिन अरावली पहाड़ी काफ़ी अवशिष्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों हो गई है? क्योंकि वो काफ़ी वहाँ पे अपर्दन हो गया है, तो इसलिए पहाड़ी जैसी स्थिति नहीं दिखती है। दूसरी चीज़ ये आती है कि प्रायद्वीपीय पहाड़ी की जो अरावली पहाड़ी है इसकी लंबाई कितनी है, तो अरावली पहाड़ी की जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। उसके बाद में इसका जो अधिकतम विस्तार है, अरावली पहाड़ी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो इसका लगभग अरावली पहाड़ी का 80% जो विस्तार है वो राजस्थान में है। दूसरी बात कि इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको पता है एक सिरोही जगह है, सिरोही में ही माउंट आबू पर्वत है, और इसी माउंट आबू पर्वत पर एक पर्वत है जिसका नाम है गुरु शिखर। इस पर्वत का नाम है गुरु शिखर, और यही गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा बिंदु या सबसे ऊंची चोटी है। इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इन चीज़ों को हमने दिखाया है कि हाँ चोटी
अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो कि माउंट आबू पर्वत पर है। इस चीज़ को आपने समझा। उसके बाद थोड़ा हम बात करें मालवा पठार। तो मालवा पठार को हमने ये 2 नंबर पे दर्शाने का काम किया है कि 1 नंबर पे हमने अरावली के बारे में चर्चा कर ली और 2 नंबर पर हमने यहाँ पे दिखाया है, इसको हम बताना चाह रहे हैं कि मालवा का पठार। जो मालवा का पठार है, तो मालवा का पठार नर्मदा, ताप्ती और विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम, आपको पता है ये नदी जो है नर्मदा है और ये जो नदी है सतपुड़ा के दक्षिण में, इसे ताप्ती बोलते हैं, ताप्ती नदी, और ये वाली नर्मदा है। तो हम कह सकते हैं कि नर्मदा और ताप्ती के उत्तर पश्चिम, या हम ऐसे कह लें कि ये विंध्याचल पर्वत 3 नंबर पे आपको दिख रहा है कि विंध्याचल की पहाड़ी से भी ये उत्तर पश्चिम में विस्तृत है मालवा का पठार, क्योंकि अगर हम भौगोलिक स्थिति उसकी समझें तो। दूसरी हम बात करें तो मालवा क्षेत्र, और उसके बाद मालवा जो पठार मालवा का बना है वो ग्रेनाइट चट्टानों से या लावा निर्मित पठार है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि मालवा का पठार किससे निर्मित है, तो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है या लावा निर्मित पठार है मालवा का पठार। उसके बाद में आपने नदियाँ कुछ सुनी होंगी, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाने का काम किया है कि चंबल नदी, काली नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ऐसी नदियों का जो उद्गम है वो लगभग इसी मालवा पठार से ही इन नदियों का उद्गम होता है। और 3 नंबर पे हमने दिखाने का काम किया है विंध्याचल या विंध्यन क्रम की चट्टानें या विंध्याचल पर्वतमाला। और ये जो 3 नंबर पर हमने विंध्याचल पर्वतमाला जो फैली हुई है वो किसी एक राज्य में नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये क्वेश्चन अगर आए कभी कि कौन सी पर्वतमाला भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, अर्थात 2 भागों का मतलब ऊपर उत्तर भारत और नीचे दक्षिण भारत को 2 भागों में बांटने का जो काम करती है वो विंध्याचल पर्वतमाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए विंध्याचल क्रम की चट्टानें या हम कह लें विंध्याचल पर्वतमाला, यहाँ पे हमने 3 नंबर लिख दिया और 3 नंबर यहाँ पे दर्शाया है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि जो विंध्य क्रम की चट्टानें या विंध्याचल पर्वतमाला है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। 4 नंबर पर हमने लिखा कैमूर का पठार। कैमूर का पठार जो है, इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं केवल हाँ कैमूर का पठार एमपी में है, लेकिन ये हमने क्रम इसलिए बना दिया, कभी कभी क्या करता है कि इनका पश्चिम से पूरब की ओर क्रम पूछ लेता है। तो इसमें आप बता सकते हैं, जैसे आपने देखा यहाँ मालवा का पठार हो गया, मालवा के पठार में आप हम कहते हैं विंध्याचल पर्वतमाला, उसके बाद में आपने देखा कैमूर का पठार, उसके बाद में आपने देखा 5 नंबर पे राजमहल की पहाड़ियाँ। तो अगर पश्चिम से पूर्व की ओर अगर इनका क्रम पूछता है तो आप इसको बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। दूसरी बात, उसके बाद में हमने देखा कैमूर का पठार, ये 4 नंबर पे हो गया। 5 नंबर पे हमने दिखाया राजमहल की पहाड़ियाँ। तो ये क्वेश्चन आता है कि राजमहल की पहाड़ियों का जो विस्तार है वो किस राज्य में है, तो आपका जवाब क्या होगा, झारखंड में है। उसके बाद 6 नंबर पे हमने दिखाने का काम किया है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सतपुड़ा पर्वत जो है वो मध्य प्रदेश में विस्तृत है। और सतपुड़ा पर्वत, अगर सतपुड़ा पहाड़ कहे तो इसका कुछ एरिया मध्य प्रदेश में भी आ जाएगा और कुछ एरिया हम कह सकते हैं कि थोड़ा छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। और जो सतपुड़ा पर्वत, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं और सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अमरकंटक। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है और अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। आपको पता है, एक नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, एक नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और एक नदी इधर पूरब की ओर चली जाती है। जो नदी उत्तर की ओर जाती है ये अमरकंटक है, समझ लो ये अमरकंटक है। और अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम स्थल है, जो कि आपको पता है अमरकंटक किसका सबसे ऊंची चोटी है, वो आपको पता है कि अमरकंटक सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। और जो सतपुड़ा पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है वो किस राज्य में है, तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश में। यानी कि अमरकंटक एक जिला भी है मध्य प्रदेश में, तो अमरकंटक कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है इसे बोलते हैं हम सोन नदी। यही सोन नदी आगे चलकर जब पटना में जाती है तो यही सोन नदी अमरकंटक से निकलकर और पटना में ये गंगा में मिल जाती है। दूसरी हम बात करें, ये नदी यहाँ से एक महानदी यहाँ पे एक बांध बनाती है, जो कि हीराकुंड बांध, आपने पता होगा कि हीराकुंड बांध जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। और उसके बाद में यहाँ पे आता है एक नदी है, इसका नाम है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई ये खंबात की खाड़ी में क्या होती है, ये नदी गिर जाती है। तो यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक से। तो इसलिए सतपुड़ा पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। और सतपुड़ा से एक क्वेश्चन और आता है
कि अगर कभी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो इसका जवाब होगा सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, क्योंकि आपको पता है कि सतपुड़ा के उत्तर में एक नदी जा रही है जिसका नाम है नर्मदा नदी, और सतपुड़ा के दक्षिण में एक नदी बह रही है जिसका नाम है ताप्ती नदी। लेकिन इनसे भी क्वेश्चन पूछता है, वो भी आप आसानी से जवाब दे लेंगे। कभी कभी ये पूछता है कि नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा पर्वतमाला है, तो आपको पता है नर्मदा नदी के उत्तर में 3 नंबर पे दिख रहा है विंध्य क्रम की चट्टानें या विंध्याचल पर्वतमाला, और नर्मदा के दक्षिण में जो पर्वतमाला है उसका नाम है सतपुड़ा पर्वतमाला। 7 नंबर पे हमने दिखाने का काम किया है महादेव पर्वत। इस महादेव पर्वत से केवल एक क्वेश्चन है कि महादेव पर्वत कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। और महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में हमने 8 नंबर पे डाला है मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत का विस्तार, तो मैकाल पर्वत का विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों में है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है बदरगढ़। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इनकी चोटियों को आप पता होना। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, और महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें दक्कन का पठार। दक्कन का पठार का मतलब हम कह लेते हैं कि प्रायद्वीपी, पूरा तो प्रायद्वीपी पठार था, लेकिन दक्कन के पठार में हम केवल इन 2 चीज़ों को शामिल कर लेते हैं, एक पूर्वी घाट को और एक पश्चिमी घाट को। तो अर्थात जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो हम कह सकते हैं कि दक्कन के पठार के अंतर्गत आ जाते हैं। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं कि दक्कन का जो पठार है वो यहाँ से आप देखिए ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी का जो दक्षिण का एरिया है पूरा, ये पूरा दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है। और इसमें हमने लिख दिया कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से जो घिरा हुआ एरिया है इसे हम दक्कन का पठार बोलते हैं। उसके बाद में कुछ पर्वत हैं, कुछ दर्रे हैं, दर्रे अर्थात पास, जैसे कि कोई यहाँ पे ये पर्वतमाला है, ये पर्वत जैसे ये पश्चिमी घाट है, काफ़ी ऊंचा है, और यहाँ पे कुछ ऐसा रास्ता हो, ऐसा पास हो जो कि हम इस तरफ से उस तरफ एक ओर से दूसरी ओर जाएं, और यहाँ पे कुछ पहाड़ जो है, पर्वत है, वो काफ़ी निचला हो जिससे कि इधर से उधर हम निकल जाएं, इसे बोलते हैं दर्रा या पास। तो दर्रा हम पढ़ेंगे, यहाँ पे 4 दर्रे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें चाहो तो आप हेडिंग छोटी सी डाल लो कि पश्चिमी घाट के दर्रे, पश्चिमी घाट पर 4 दर्रे हैं। इसमें सबसे पहले दर्रे की हम बात करें जिसका नाम है थाल घाट दर्रा, जिसका नाम क्या है, थाल घाट। हमने यहाँ पे लिखा भी है नंबर 1 पे थाल घाट दर्रा। अब यहाँ पे पता है आपको मुंबई है, ये मुंबई है, और इसके इधर साइड में जाएंगे तो यहाँ पे है नासिक, और बीच में क्या है, पश्चिमी घाट। तो मुंबई को नासिक से जोड़ने का जो काम करता है उस दर्रे का नाम है थाल घाट दर्रा। क्या नाम है, थाल घाट दर्रा, जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है। दूसरे दर्रे की हम बात करें, देखा भोर घाट दर्रा। जो भोर घाट दर्रा है, इधर मुंबई है और इधर साइड में पुणे है, पुणे। तो मुंबई को जो पुणे से जोड़ने का काम करता है उसका नाम है भोर घाट दर्रा। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद में केरल में 2 दर्रे हैं, एक का नाम है पाल घाट, एक का नाम है पाल घाट दर्रा, और एक का नाम है सेनकोटा दर्रा। एक का नाम क्या है, सेनकोटा दर्रा। तो आपने इन चीज़ों को समझा, एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आपने देखे कुछ द्वीप, जैसे कि एक आलिया बेट द्वीप जो कि पश्चिम में है, गुजरात के एरिया में। यहाँ पे मुंबई में हमने आपको बताया था एक सालसेट द्वीप जिस पे मुंबई शहर बसा हुआ है। उसके बाद हमने आपको बताया पंबन द्वीप, पंबन द्वीप पे रामेश्वरम शहर बसा हुआ है। कच्चा तीबू द्वीप, इस पे भारत और श्रीलंका के बीच में थोड़ा विवाद रहता है। न्यू मुरे द्वीप, यहाँ पे बांग्लादेश और भारत के बीच में कुछ विवाद रहता है। उसके बाद में हमने कुछ प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताया, इसकी जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। अरावली पहाड़ी के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा कि अरावली पहाड़ी का जो सबसे ऊंचा बिंदु है वो गुरु शिखर है। अरावली पहाड़ी से एक पॉइंट रह जाता है, वो हम पढ़ लें। अरावली पहाड़ी पर ही राष्ट्रपति भवन जो कि दिल्ली में बना हुआ है, और इसी अरावली पहाड़ी की एक छोटी सी पहाड़ी है जिसका नाम है रायसीना पहाड़ी, और इसी रायसीना पहाड़ी या रायसीना हिल्स के नाम से हम जानते हैं। ये रायसीना जो हिल्स है, इसी पर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है
कि दिल्ली का राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी का अंग है, तो आपका जवाब होगा अरावली पहाड़ी का। और कभी कभी अगर अरावली पहाड़ी ऑप्शन में नहीं है, अगर रायसीना पहाड़ी पड़ा है तो रायसीना टिक करेंगे, क्योंकि रायसीना जो है वो अरावली पहाड़ी का ही हिस्सा है। रायसीना पहाड़ी दिल्ली में है, उसी रायसीना पहाड़ी के ऊपर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, तो इसलिए ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में हमने ये चीज़ पढ़ ली। उसके बाद हमने ये चट्टानें पढ़ी, ये जो पर्वतमालाएं थी वो पढ़ी, विंध्यक्रम की चट्टानें या विंध्याचल पर्वतमाला। उसके बाद में कैमूर का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, महादेव पर्वत, मैकाल पर्वत, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। दक्कन का पठार, दक्कन के पठार में हमने बताया कि ताप्ती नदी के जो दक्षिण का एरिया है, अर्थात पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, इसे हम दक्कन का पठार बोलते हैं। जय हिंद। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम और सुधार करें और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम आपको घर बैठे उपलब्ध करा सकें।